नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। आप पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए अगला नंबर प्रश्न लेकर आए हैं। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से पहले पढ़ना है। क्वेश्चन कहता है, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ प्रिया लिमिटेड। प्रिया लिमिटेड की बैलेंस शीट दी गई है। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स दिया गया है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड्स है। शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस। करंट लायबिलिटी दी गई है। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर और बिल्स पेबल दिया गया है। उसके बाद दिया गया है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स दिया गया है जिसमें फिक्स एसेट्स लेस किया गया है डिप्रिसिएशन। उसके बाद करेंट एसेट्स दिया गया है। आपको एक एक पॉइंट हल कराने जा रहे हैं। आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या लिखना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद आपको लिखना है फॉर द एंडिंग ईयर 31 मार्च। फॉर द एंडिंग ईयर 31 मार्च, मतलब कि इनका जो ईयर है वह 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, कॉलम तैयार कर लेना है। कॉलम महत्वपूर्ण है। कॉलम में आपको ध्यान देना है, दो कॉलम बना लीजिए, नहीं तो एक ही कॉलम बनाए रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे दो कॉलम बनाइए। अमाउंट का 2 कॉलम जरूरी है। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन के पहले पहलू को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले पहलू में कहा गया है, मैंने आपको बताया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के मामले को हल करते हैं। पहला नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब कि परिचालन से रोकड़ प्रवाह। ठीक, मैंने आपको बताया है कि ऑपरेटिंग में क्या किया जाता है। ऑपरेटिंग के अंदर एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं? डायरेक्ट मेथड में जो इसे क्वेश्चन में सेल दिया हो ना, परचेज दिया हो, इन सब चीज़ों से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं? इनडायरेक्ट में नेट प्रॉफिट दिया रहेगा। नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, प्लस करेंगे, जैसे डिप्रिसिएशन है, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है। जो हानियाँ होंगी उसको प्लस कर लेंगे, जो लाभ होगा उसको माइनस कर लेंगे। चालू संपत्ति व चालू दायित्व जो बढ़ा घटा है उसको भी कर लेते हैं इसी के अंतर्गत। मैं आपको एकदम बेसिक से क्वेश्चन बता रहा हूं, इसके पीछे मैंने कई क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग में इनडायरेक्ट मेथड ही लगाना पड़ेगा। नेट डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट चाहिए। आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितने रुपए का दिया है? कहीं पर दिया है? कहीं पर देखो प्रॉफिट दिया है? नहीं दिया है अलग से, लेकिन दिया है बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले 70,000 का था, अब 96,000 का हो गया। पहले 70 का था, अब 96,000 का हो गया। 70-96 में अंतर कितना है? 26,000। 26,000 आपका क्या होगा? नेट प्रॉफिट। इसमें कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो ऐड किए जाते हैं, कुछ आइटम ऐसे हैं जो लेस किए जाते हैं।
ऐड वाले में आपको ध्यान देना है, कहीं पर डिप्रिसिएशन दिया हो, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व दिया हो, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये सब चीज़ें दी गई हो तो प्लस कर लेते हैं। डिप्रिसिएशन कहीं पर दिया है, देखो क्वेश्चन में दिया गया है पहले 40,000 डिप्रिसिएशन लगता था, अब 80,000 लगेगा। यानी कि इस ये जो दो वो दिया है, दो स्टेप दिया है क्वेश्चन। पहले 40,000 डिप्रिसिएशन लगता था, पहले 40,000 2000 उसमें 13 में, अब कितना लग रहा है 80,000। इसका मतलब डिप्रिसिएशन कितना बढ़ा, लिख दिया जाएगा डिप्रिसिएशन 40,000। 80,000 में पुराना वाला माइनस कर देना है। जैसे मैंने लाभ निकाला 96, अब है, इसके पहले 70 था, तो उनका अंतर पुराना वाला माइनस करके ही सब कुछ करना है। उसके बाद अब इसमें ऐड करने का आइटम क्या आता है, देखो जब चालू संपत्ति बढ़ी रहे, यानी कि करेंट असेट्स बढ़ जाए और चालू दायित्व घट जाए तो फायदा होता है। करेंट असेट्स इंक्रीज हो, मैंने आपको कई बार बताया है, करेंट असेट्स इंक्रीज हो और करेंट लायबिलिटी डिक्रीज हो तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। करेंट असेट्स डिक्रीज हो, करेंट लायबिलिटी इंक्रीज हो तो लॉस होता है। तो यहाँ पर लॉस को ऐड करना है और प्रॉफिट को माइनस कर देना है। आपको ऐड लेस अब इस तरह नहीं करना है, अब जो लेस वाला होगा उसको ब्रैकेट में लिख देना है आपको, ताकि आपको बार बार प्लस माइनस ना करना पड़े, घटा बढ़ी हो, जो क्वेश्चन में मिलेगा करते जाना है। अब आपको करंट लायबिलिटी पहले देख लेना है और करंट असेट देख लेना है, क्वेश्चन में जो दिया है। करंट लायबिलिटी देख लीजिए, क्रेडिटर ऐसे लिख दीजिए, क्रेडिटर भी ऐड होगा तो कुछ नहीं करना है, सीधा अमाउंट लिख देना है, और लेस होगा तो ब्रैकेट में कर देना है आपको। करंट लायबिलिटी भैया पहले 2,20,000 का था, देखो क्वेश्चन में, अब 2,04,000 का हो गया। करंट लायबिलिटी घट जाए तो फायदा है, यानी कि 16,000 रुपये का आपका क्या हो गया, फायदा हो गया। इसको जोड़ लो, 66,000। क्रेडिटर 16,000 रुपये का आपका फायदा हो गया। फायदा हो गया तो जुड़ जाएगा, फायदा हो गया तो घट जाएगा, याद रखना, बार बार बता रहे, फायदा होगा तो घट जाएगा, मैंने बोला या प्रॉफिट होगा तो घट जाएगा और लॉस होगा तो जुड़ जाएगा। बिल्स पेबल पहले 1 लाख का था, अब भी 1 लाख का है, ना तो घटा है ना तो बढ़ा है। अब करेंट असेट्स पे आ जाइए। स्टॉक पहले 1,40,000 का था, अब 1,60,000 का हो गया। देखो क्रेडिटर घटा रहे हैं। स्टॉक पहले कितने का था, पहले 1,40,000 का था, अब 60,000 का हो गया। पहले अब 1,60,000 का हो गया, पहले 1,40,000 का था, मतलब कि बढ़ा हुआ है पहले की तुलना में 20,000 रुपया घटा लिया जाएगा। संपत्ति बढ़ेगी तो घटा लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर का भी लिख देते हैं, काहे गलती हो, पहले 2,20,000 का था, अब 2,04,000 का हो गया। देखो दोनों फ़ायदे हैं, लायबिलिटी पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई तो फ़ायदा है, और एसेट्स बढ़ गई तो फ़ायदा है, ब्रैकेट में लिखा तो माइनस का है। उसके बाद यह डेटर पहले 70,000 का था, अब 1,20,000 का हो गया, अब 1,20,000 का हो गया, पहले 70,000 रुपये का था। क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है, घाटा हुआ है, फ़ायदा हुआ है कितना, 50,000 रुपया माइनस कर लिया जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, कैश इन हैंड पहले 60,000 का था, 80,000। कैश इन हैंड में कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। कैश एट बैंक में कुछ नहीं करना है, ये सब चीज़ें अब बाद में जाएंगी, पहले भले करते थे लेकिन अब नहीं करेंगे, क्योंकि अब पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो भी ऐड और लेस करना पड़ता है इसमें। अब भैया कर लेंगे प्लस माइनस। प्लस का 66,000, माइनस का कितना आएगा, 50, 20, 70, 10, 86,000 रुपया। कितना आ रहा है, 20,000 माइनस में आएगा, लिख देना है आपको 20,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि कैश यूज्ड लिखा जाएगा, यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 20,000 रुपया। पहला स्टेप सॉल्व हो गया। दूसरा स्टेप,
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग का मतलब विनियोगों या विनियोजन से रोकड़ प्रवाह। विनियोजन में क्या मैंने आपको बताया है, एसेट्स को बेच दें, जिसे एसेट्स को बेच दें। कौन से एसेट्स को? फिक्स एसेट्स को बेच दें तो इन्वेस्टिंग से आता है। और खरीद लें ना, बेचेंगे तो ऐड, खरीदेंगे तो लेस, बेचेंगे तो अमाउंट आएगा, खरीदेंगे तो अमाउंट जाएगा। देखो भैया, अब इसमें आपको थोड़ा सा एक मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि कैसे पता लगेगा परचेज किया। देखो पहले था फिक्स एसेट से मामला होता है इसका, फिक्स एसेट से, और इन्वेस्टमेंट से मामला होता है इन्वेस्टिंग का। पहले 2 लाख का था, अब 2,40,000 का हो गया। पहले 2 लाख का था, अब 2,40,000 का हो गया। क्या? फिक्स एसेट्स। इसका मतलब खरीदा गया है, इसका मतलब खरीदा गया है। लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। पहले 2 लाख का था, अब 2,40,000 का हो गया। कितना लिखा जाएगा? माइनस में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि खरीदा तो माइनस किया जाता है और बेचता तो प्लस किया जाता है। और कहीं पर बेचा है? नहीं दिया है। नहीं दिया है तो आपको लिख देना है 40,000 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसको भी आ गया आपका। 2 स्टेप आगे। तीसरे स्टेप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल में क्या होता है? फाइनेंशियल में जो किया जाता है, फाइनेंशियल का मतलब होता है कि वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, जो अंशों के निर्गमन व ऋण पत्रों के शोधन व निर्गमन से संबंधित होता है। इसमें आपको ध्यान देना है, अंशों का मामला और ऋण पत्रों का मामला कहाँ है। शेयर कैपिटल पहले 1,40,000 का था, अब 2 लाख का हो गया, 2,40,000 का हो गया। पैसा आया है। इशू ऑफ शेयर कैपिटल पहले कितने का था? पहले शेयर कैपिटल के रुपए का था, पहले 1,40,000 का, अब 2,40,000 का हो गया। इसका मतलब 1 लाख रुपया प्लस में आया हुआ है, तो आपको लिख लेना है 1 लाख यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए लिखा जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम, क्योंकि पैसा कोई खर्च नहीं हो रहा है तो इसीलिए माइनस नहीं होगा, एक्टिविटीज़। उसके बाद इसको ऐड और लेस कर लेते हैं। देखो प्लस में 1 लाख है, प्लस में 1 लाख है, माइनस में 60,000 रुपया है, तो कितना बचेगा? प्लस का 40,000 बचेगा। इन तीनों में से घटा लेंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए, माइनस का 60,000 और प्लस का 1 लाख। इसके बाद आपका यहाँ पर क्या आएगा? नेट कैश, नेट इंक्रीज इन कैश, नेट इंक्रीज इन कैश 40,000। अब इसी में आपको क्या कर देना है? इसी में आपको जोड़ देना है। क्या जोड़ना है 40,000 में? जैसे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ओपनिंग कितना था क्वेश्चन में? देखो ओपनिंग में था कितना? क्वेश्चन में ओपनिंग में था 60,000। 60,000 किसका? कैश का, और बैंक वाला वो भी जोड़ा जाएगा 1 लाख का। अभी तक बैंक वाला नहीं मिला था। 1,60,000 जोड़ लो, यही क्लोजिंग का आपका आंसर आ गया 2 लाख का। लिखा जाएगा क्लोजिंग कैश कितना? क्लोजिंग में पहले से कैश एट बैंक में कितना था? कैश इन हैंड में था हमारा, क्वेश्चन में दिया है 1 लाख और 1,20,000। 1 लाख नहीं, 80,000 और 1,20,000। 80,000 कैश का और 1,20,000 आपका आ गया। मैंने आपको क्या बताया भैया? क्या करते हैं पहले में हम, देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें परिचालन है, इसमें विनियोग है, इसमें वित्तीय है। परिचालन में ये आता है जिसको मैं कई बार बता चुका हूँ। विनियोग में केवल फिक्स एसेट्स का परचेज और सेल आता है, और फाइनेंशियल में
इशू आपका आता है, जो प्लस माइनस करने के बाद आता है उसी में नेट इंक्रीज इन कैश इतना बढ़ा हुआ है, प्लस में आएगा तो बढ़ा हुआ है, माइनस में घटा हुआ है। ओपनिंग बैलेंस मैंने ये कहाँ से करा, देखो 60,000 रुपये का पहले से कैश था और बैंक वाला लास्ट वाला आपको देखना है, लास्ट वाला फाइनेंशियल ईयर, पुराना वाला नहीं। 60,000 1 लाख ये बैंक में था, एक कैश में था, जोड़ दिया 1,60,000 आ गया और 40,000 कितना बढ़ा 2 लाख आ गया। अब आंसर आपको मैंने क्या बताया है, आंसर 80,000 ओपनिंग में था। क्या ओपनिंग में कैश था, क्वेश्चन में दिख रहा है, और क्लोजिंग कितना था 1,20,000 रुपये का दिख रहा है, जोड़ देंगे वही आ जाएगा हमारा क्लोजिंग। तो आपका एक क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके बाद हम आपके लिए अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं।